मुद्दे सामने आए हैं उनमें करण और विश्वनाथी परिवर्तन प्रमुख रूप से दिखाई दिए हैं। माइतीकरण के कई अर्थ हैं। सामान्य शब्दों में भूमक्तीकरण काफी अधिक व्यापक चलता है, जिसमें विश्व विस्तार के सभी शामिल सम्मिलित हैं। इसमें पाकपोहा, कलिनरी स्किल्स, सांस्कृतिक प्रथाओं मानी राजनीतिक विचारधाराओं से लेकर जोगों का आप्रवासन, प्रौद्योगिकी का प्रवाह, व्यापार, श्रमिक और नीति है। सामान्यतया भूमंडलीकरण का कुछ ऐसा है जो संपूर्ण विश्व को प्रभावित करता है। यहाँ हमारा संबंध उसके विशिष्ट प्रभाव और प्रामुख्यता से है। ऐसे कि ह्यूमन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से हमारा अधिक संबंध है जो 1980 के दशक के प्रारंभ है। यानीकरण और व्यापार तथा निवेश प्रवाह के उदारीकरण की प्रक्रिया सही है। आर्थिक उद्यमीकरण अथवा भूमंडलीकरण की वर्तमान प्रावस्था के है जिनसे पर्यावरण में प्रभाव प्रतिकूल हो सकते हैं। इस इकाई में इन्हीं पक्षों पर की गई है। विश्वव्यापी परिवर्तन का सामान्य पर्यावरणीय परिवर्तनों से है जो कि साथ पर प्रकृति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन को अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के मूल कारण जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का अधिक अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के मूल कारण जैसे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का अधिक संबंध राष्ट्रीय ऊर्जा नीतियों से है और यह आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है। परंतु विश्वव्यापी सांस्थानिक हस्तक्षेपों इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशंस के माध्यम से समाधान निकाले जाने की आवश्यकता है। इन पहलुओं पर इस इकाई के अंतिम भाग में विचार किया गया है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात बाबर वर्तमान आर्थिक भूमंडलीकरण को और विश्वव्यापी पर्यावरण परिवर्तन के स्वरूप तथा प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे। पर्यावरण पर भूमंडलीकरण की वर्तमान प्रावस्था के प्रभाव पर चर्चा कर सकेंगे और ध्रुवीय पर्यावरण संबंधी समुद्र साक्ष का महल समझ सकेंगे। 1.2 भूमंडलीकरण का बदलता हुआ स्वरूप। आर्थिक भूमंडलीकरण पूंजीवादी विकास के अभिन्न अंग के रूप में पूंजी के विश्वव्यापी विस्तार से जुड़ा हुआ है। इसलिए पूंजी का बहुत तेजी से विश्वव्यापी प्रसार और विस्तार को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन युगांतरों को भूमंडलीकरण कहा जाता है। इस युगा की मास्टरी की पहचान कर सकते हैं। 1560 से 1914 का भूमंडलीकरण जिसे व्यापक रूप से साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था इंपीरियलिस्ट कॉलोनिस्ट बेस निकाल किया जाता है और 1000 के बाद द्विवारीकरण। हम यहाँ युगांतर के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। आर्थिक भूमंडलीकरण की वर्तमान प्रावस्था की शुरुआत के दशक के प्रारंभ में हुई है। इसे सभी बाधाओं के कृत संकल्प निराकरण और देशों की सीमाओं के आधार व्यापार, निवेश, सेवाओं और आर्थिक बौद्धिक संपदा अधिकारों में तीव्र वृद्धि के रूप में देखा जाता है। वर्तमान भूमंडलीकरण के तत्वाधान में पूंजी अपने राजनीतिक, उत्पादक, प्रोडक्टिव और पोर्टफोलियो पति राष्ट्रीय में स्वायत्तता से चल रही है। स्पष्टत उनकी प्रमुखता को चुनौती दे रही है। तथापि श्रम गतिशीलता के संदर्भ में यह सही नहीं हो सकता है जो अभी भी प्रतिबंधों से रोका जाता है। उस दृष्टि से राष्ट्र राज्य की भूमिका के विषय में लगातार बहस चल रही है। जहां कुछ भूमंडलीकरण को राज्यों और राष्ट्रों की शक्ति के न्यूनीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और अन्य भूमंडलीकरण के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तथा क्षेत्र पर लोगों के हितों की रक्षा करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही है। 1 फरवरी 2001 प्रौद्योगिकी की भूमिका। भूमंडलीकरण 1000 से 1914 की पिछली प्रावस्था आपके जहाजों का रेली द्वारा परिवहन लागत में भारी कमी के कारण आगे बढ़ी। वर्तमान समस्या काफी सीमा तक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित की गई है। सूचना प्रोसेसिंग की औसत लागत 25 करोड़ डॉलर ऑपरेशन से लेकर 1000 से 90% से कम हुई। एयरलाइंस का प्रति प्रचालन लागत 1900 से आगे नीचे आई। न्यूयॉर्क से लंदन तक 3 मिनट को टेलीफोन कॉल की लागत 1990 की $245 थी जो $1980 में $10 से नीचे आई गई और 1990 में यह $3 तक और 1999 में 35 श्रेष्ठ थी। वर्तमान प्रावस्था को विश्व व्यापार के अंत में विशाल द्वारा भी पहचाना जाता है। विश्व निर्यात 1970 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद के 60% की तुलना में 1990 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद का शीर्षक 31% था। 1 फरवरी 2002 व्यापार की भूमिका। 1080 के दशक के बाद से भूमंडलीकरण में विश्व उत्पाद की उपेक्षा काफी अधिक तीव्र गति से विश्व व्यापार की वृद्धि दर बढ़ाई है। विश्व की सकल घरेलू उत्पाद से विश्व व्यापार का अनुपात 1970 में 10% से 1988 में लगभग 20% बढ़ा है। पूंजी की वृद्धि और वित्तीय प्रवाह विश्व व्यापार की वृद्धि की तुलना में अधिक तेज हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) 1997 में $400 बिलियन हुआ, 1970 के दशक के वास्तविक स्तर से 7 गुना है। 2010 के
पोर्टफोलियो और अन्य अल्पकालिक पूंजी प्रवाह कैपिटल फ्लोज पर्याप्त बढ़े हैं और अब कुल ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो 1900 के दशक के 3 गुना से अधिक है। 1 फरवरी 2003 वित्तीय पूंजी की भूमिका। भूमंडलीकरण की वर्तमान प्राप्ति वित्तीय बाजार और सकल वित्तीय वृद्धि द्वारा कराई जाती है। कंबल मुद्रा में दैनिक विश्वव्यापी लेनदेन 1973 में 15 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1996.12 बिलियन डॉलर हुआ। प्रवेश प्रबल हो गया और असाधारण रूप से उसकी तुलना में अधिक हो गया, इसमें स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग बढ़ी। मुद्रा प्रवाह में इस वृद्धि का संबंध पोर्टफोलियो निवेश में बड़ी से ही संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के निवेश को बारबार और इक्विटी में ही देशों में समेत बढ़ा गया। 1980 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत से 1000 में 14% हो गया। ऐसे अधिक उच्च वित्तीय बाजार में स्थिति और आर्थिक स्थिति विशेष स्थिति देना की अल्पकालिक प्रवाह ने अंदर अस्थिरता का जोखिम बढ़ाया। वर्तमान आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया द्वारा उनका इन परिवर्तनी का गंभीर परिवर्तनीय और प्रभाव हुआ हम इस इकाई के अगले भाग में चर्चा करेंगे। 1 फरवरी 2004 विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण के साथ संबंध के संदर्भ में आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की चर्चा करते समय भूमंडलीय परिवर्तन या अधिक स्पष्ट रूप से भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज की घटना समझना आवश्यक है। 1980 के दशक के प्रारंभ से पृथ्वी का तापमान बढ़ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चिंता बढ़नी शुरू हो गई है। अनुसंधान के निष्पादक दर्शाते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का वायुमंडल में संकेंद्रण बढ़ा है, जो ग्रीन हाउस का ग्रीन इफेक्ट बनते हैं और जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस यह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य और किरण से ऊर्जा स्रोत से वायुमंडल से होकर गुजरती है, परंतु पृथ्वी से वापस ईशान ऊष्मा वायुमंडल में गैसें द्वारा आंशिक रूप से रोकी जाती है या सीज की जाती है। बाकी द्वारा रोके गया विकिरण कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें ग्रीन हवा प्रमाण उत्पन्न करती हैं और इसलिए वायुमंडल की गर्मी करती है। इसके अतिरिक्त गर्मी परिवर्तन की जांच क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे ऐसे ग्रीन हाउस गैस GHG कहलाती है। सिर्फ और वाला पदार्थ का निर्माण कार्बन है। फ्लोरोकार्बन और ब्रोमीन होता है। वो उन्हें जीन परत की क्षमता का कारण माना जाता है, जो बढ़ने में आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण को बढ़ाता है। विद्युत की वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस गैस की जाने वाले विकिरण को रोकते हैं। यद्यपि प्राकृतिक घटनाओं का भी इन गैसों में योगदान होता है, परंतु मनुष्यों द्वारा औद्योगिक सर्जन, मानव के सर्जन, जंगलों के जजमेंट और लिक्विडेशन, प्रशीतन आदि से पर्याप्त जलार्जन होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 2010 पूर्व औद्योगिक तारीख से 10 से अधिक होगा और 2010 पूर्व औद्योगिक तापमान में लगभग 4 से अधिक होगा। विश्वव्यापी तापमान में वृद्धि और भूकंपीय कण पिघलने के फल से समुद्र में 2030 तक लेगी और 29 सेंटीमीटर के बीच बढ़ने और 2080 तक सेमी बढ़ने का पूर्वानुमान माना गया है। प्रमुख छोटे द्वीपीय राज्यों और निचले के जाति पर जैसे बांग्लादेश और चीन प्रतिशत प्रभावी से लाखों लोग देखा हो जाएंगे और तापमान बढ़ने से आसानी हो सकती है। गर्मी के दबाव 100 और बढ़ सकते हैं, अफ्रीकी कोरों के उष्णकटिबंधीय आयास की ओर बढ़ सकते हैं। ग्रीन डार्क पैसों के उत्सर्जन का बचाना बहुत तेजी से है। तकनीकियों पर आधारित आर्थिक वृद्धि पर अधिक बल देने से भूमंडलीकरण की मात्रा पृथ्वी का तापमान निश्चित रूप से बढ़ाएगी। विकसित देशों में उत्पादन का स्तर विशेषकर कर्जा और परिवहन क्षेत्रों में ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है कि जहां प्रति व्यक्ति कर्जा खपत में कमी करने पर बल देना आवश्यक है, जबकि अधिक गरीब देशों की जैव विविधता और वन आवरण से संबद्ध कार्बन और जल के लिए सहायता देना आवश्यक है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन से विश्वव्यापी करारों से बातचीत करना और क्रियान्वयन के लिए नास्थाएं स्थापित करना आवश्यक हो गया है। इन मुद्दों पर इस इकाई के अंतिम भाग में चर्चा करेंगे। 1.3 भूमंडलीकरण और पर्यावरण। पर्यावरण के संदर्भ में हल्का व्यापार और व्यापार की क्षमता और पर्यावरण आदि जैसे विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे। 1 मार्च 2001 व्यापार और पर्यावरण। उत्पादन की भूमंडलीकरण में हाल ही की प्रवृत्तियों और व्यापार तथा निवेशक मुक्त प्रवाह की सभी बाधाओं में अधिक कमी का विश्व भर में बहुत से पर्यावरण समूहों द्वारा विरोध किया गया है। वे निम्नलिखित कारणों से टीकरण को हानिकारक समझते हैं। पहला, मुक्त यात्रा को अधिक और वायु के माध्यम के रूप में देखा गया है, जिनका अधिक सीधा और प्राकृतिक पर्यावरण कराधान और परिवहन कार्यों में वृद्धि करेगा और निम्नतर या मानव या पूरे प्राकृतिक पर्यावरण बाकी देशों में पर्यावरण की दृष्टि से समान उपयोग या निर्धारण को विपरीत और प्रकार अधिक पर्यावरण प्रति में योगदान करेगा। विदेशी निवेश पर्यावरण की दृष्टि से अधिक पूरी करने का काम है। फीचर का व्यापार का परिणाम अधिकारी कृषि मदद अधिक है और फार्म जोड़न का करते हैं। युवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसी तरीके में कि अधिक उत्तरदायित्व निभाने विकल्प करते हैं। व्यापार कार्यकर्ता
1 मार्च 2002 व्यापार और पर्यावरण की शर्तें। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग कलैंड 1987 और विशाखापट्टनम विश्व सामग्री व्यापार विकासशील विषयी संस्करण श्रृंखला को है। सामग्री निर्माताओं का बढ़ी हुई मात्रा के अनुपात के पारस्परिक आकर अतिशयोक्ति होता है। यद्यपि अलग अलग मामले इस सामान्यीकरण में उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। यह तर्क दिया गया है कि ऐसी प्रक्रियाएं दोनों के लिए पशुधन तटीय और गहरे समुद्री पानी में मछली मारने पानी और कुछ नकदी फसलें उगाने काम में लाई जाती है। इसके अलावा सामग्री निर्यातों की कीमतें संसाधन के आधार की पर्यावरण लागत को पूरी तरह से प्रतिविक्षित नहीं करती है। आगे बुकलेमा आयोग ने विकासशील देशों को भूल जानने के व्यापार में वृद्धि के समय परिगामी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। व्यापार और पर्यावरण की क्षति के बीच कड़ी के बारे में मुंबलेमा परिकल्पना ब्रंटलैंड हाइपोथेसिस निम्न प्रकार है। सदी पार की शर्तें घटती हैं तो निर्यातक देशी को बकाने के लिए अधिकाधिक नियत करना चाहिए। तब फलक निर्माती थी मामले में निर्माता से भारी जाता है। यदि प्रभावित फसल मूंगफली या मक्का पर्यावरण की दृष्टि से प्रकरना भूमि की मृदाएं हैं कि यह सीमांतिक रूप से प्रत्यक्ष क्षतिग्रस्त नहीं हो सकती है। सीमा मुद्दा मार्जिनल सॉइल्स की क्षति इससे भी अधिक हो सकती है, भले ही फसलें पर्यावरण की दृष्टि से दिक्कत हो। झाड़ियों और वन भूमि की सफाई का तथा निर्वनीकरण द्वारा संभावित भूमि कटाव छोड़कर सीमांत भूमि पर खेती का विस्तार करने के प्रयास हो सकते हैं। व्यापार और बढ़ती बढ़ती मुद्रा विनिमय दरों की लहरें बहुतायत व्यापक पर्यावरण क्षति के कारण बताए गए हैं। बहुत सामान्य निर्यातक विकासशील देशों की अवमूल्यन मुद्राओं को उन बन के बढ़ते हुए विनाश के प्रमुख कारण के रूप में बताया गया है जिनका कटाव निर्यात के लिए किया गया है। 1980 के दशक के दौरान हाथी के दांतों के खुले व्यापार में अफ्रीका में हाथियों की लगभग 1/3 आबादी नष्ट कर दी। वनों का सामूहिक विनाश का कारण विकास में मुक्त व्यापार का दबाव रहा है। परंतु भूमंडलीकरण की वर्तमान अवस्था जिसमें मुक्त व्यापार पर बल दिया गया है तब तक विश्व के उष्णकटिबंधीय वनों को अक्षय रखेगी जब तक कोई पूरी वचनबद्धताएं नहीं होती है। निर्याती पर बढ़ती हुई निर्भरता का परिणाम फसल उगाने के तय करने अनुचित और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकर परिवर्तन प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए कतार की बढ़ती हुई मौत ने थाईलैंड के छोटे किसानी से पहले वन्यवान पानी में कसाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह देखा गया है कि थाईलैंड में निर्यात के लिए कसाई उत्पादन निर्वनीकरण मृदा अपरदन और मृदा उपयोग के पास का प्रमुख कारण है। निगम संस्कृति द्वारा प्रति पर्यावरण विनाश दृष्टांत है। वनों का अनादन और नस्ली और लोगों की संस्कृति का विनाश व्यापक रूप की जान है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नाइजीरिया की समाप्ति का निश्चित वर्ष संदेशित किया गया है। संभवत विकासशील देशों में भूमंडलीकरण शिकर बनाने वाली प्रदूषणकारी उद्योगों के 1 साल में कारबोनियम कार्बाइड पेस्टिसाइड का नामला है। इस कारखाने से मेथिल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव ने हजारों लोगों को बना दिया। यह विजातीय शताब्दी के निकृष्टतम औद्योगिक सदियों में से एक है। इन अनुभवी से यह विश्वास होता है कि अनियंत्रित भूमंडलीकरण पर्यावरण संबंधी स्थिरता के लिए बढ़ती हुई कमी का कारण हो सकता है। 1 मार्च 2003 पर्यावरण संबंधी मानदंड व्यापार और निवेश की बाधाओं को कम करके भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित करने वाली प्रमुख संस्था के अपने विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के आविर्भाव में व्यापार से संबद्ध पर्यावरण मानदंड पर तीखी बहस प्रारंभ कर दी है। पर्यावरण मानों का सम्मान वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध से है जो उनको उत्पादन या दोहन में कुछ पर्यावरणीय क्षति सीमाओं के अधीन आते हैं। पर्यावरण मानदंडों का कड़ा विशेष विकासशील देशों द्वारा किया गया है। ये देश अपनी प्रभुसत्ता और अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए संकट के रूप में इन पर्यावरण और व्यापार मुद्दों को देख रहे हैं। पर्यावरणीय उद्योगों को प्राप्त करने के लिए व्यापार उपायों पर उनकी आपत्ति निम्नलिखित विचार बताया है। पहला पर्यावरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर जैसे हाथी के हितों के व्यापार प्रतिबंध या प्रतिबंध सदाशतीय देशों के आर्थिक हितों के विरुद्ध गए हैं। दूसरा पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापार बाधा निम्नलिखित कारणों से विकासशील देशों की निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एक सामान्य व्यापार नीति पर्यावरण संबंधी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा राज्य नहीं है। 2 महंगे पर्यावरणीय मानदंडों का अनुसरण करते हुए एक पक्षीय आयात प्रतिबंध खींचे गए हैं और इस प्रकार के संरक्षणवादी उपाय देश में और विदेश में विशेषकर प्राकृतिक संसाधन संपन्न विकासशील देशों में आपको हटाते हैं। 3 पर्यावरण से जुड़े व्यापार प्रतिबंधों से व्यापार संबंधी विवाद बढ़ेंगे। इसके परिणाम में प्रतिकारात्मक और जवाबी प्रतिकारक कार्रवाई होगी। अंत में व्यापार नीतियों के पर्यावरणीय उपयोग स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए औद्योगिक देशों में अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में न्यूनतम पर्यावरणीय मानदंड थे। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्वव्यापी पर्यावरण समस्याओं के लिए विकासशील देशों का योगदान प्रति व्यक्ति अपेक्षाकृत बहुत कम है।
कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के उदाहरण के लिए अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 1/4 चला जाता है। इसके अलावा तुलनात्मक लाभ के गैर स्रोत मात्रा में अंतर है। वे राष्ट्र के संसाधनों की नीतियों की प्राथमिकताओं और क्षमताओं में अंतर प्रतिबिंबित करते हैं। हमें स्मरण रखना है कि पर्यावरण मानव प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ बढ़ता है और निम्न आय पर चुनावों पर जोर देने का प्रबंध नहीं है। गैर व्यापार कारणों जैसे विकासशील देशों पर अपने पर्यावरण मानक बढ़ाने पर नागरिकवादी संघ द्वारा होता है। ये अपनी सरकारों की निर्वातोन्मुखी नीति के विरुद्ध तर्क दे सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संकट होगा। व्यापार और निवेश प्रवाह सुगम बनाने की प्रयासों सदी में 4 से 5 होने का कोई भी प्रयास कविता आय कर सकता है कि कई भारत आबाद उदारीकरण के लिए कड़ी पद पहुंचाई गई है कि इनसे पर्यावरण नष्ट हो सकता है। अधिक व्यापार का अभिप्राय अधिक उत्पाद और अधिक व्यय हो सकता है। इनके धनी होने इसरो ने पर्यावरणीय मानकों और प्राकृतिक पर्यावरणों वाले देशी को पर्यावरण की दृष्टि में क्षतिकारी इस्लामी उद्योगों की स्थापना प्रोत्साहित होगी तथा इन सभी से आगे पर्यावरण को अधिक क्षति होगी। बहुत से विकासशील देश पर्यावरण संग्राम को विकसित देशी द्वारा सीखे जाने वाले आवश्यक संरक्षण पिछले दरवाजे के उपायों के रूप में देखते हैं। भूमंडलीकरण के संदर्भ में नब्बे समूहों से ऐसा बढ़ता हुआ दबाव है जिससे बहुत बड़ी संख्या में पर्यावरण मुद्दे उभर रहे हैं। इनके लिए विश्वव्यापी बहुपक्षीय करार आवश्यक है। यह माना गया है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों के कम से कम 3 स्पष्ट श्रेणियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाधान आवश्यक है। पहला, उभरती हुई क्षेत्रीय समस्याएं हैं जब पड़ोसी देश उद्यमित संसाधनों का विभाजन करते हैं और इसलिए एक देश की कार्यवाही अन्य को प्रभावित करती है। इस श्रेणी में हम सीमापार प्रदूषण की अधिकांश समस्याओं पर विचार करते हैं। इसमें अम्लीय वर्षा, अंतर्राष्ट्रीय नदियों या क्षेत्रीय समुद्रों का प्रबंधन शामिल है। दूसरा, विश्व कतिपय पर्यावरण संसाधन का विभाजन करता है जैसे और गहरे महासागर। एक देश द्वारा कोई भी ऐसी कार्यवाही विश्वव्यापी को प्रभावित करती है। इससे सभी अन्य देशों पर प्रभाव होता है। इस श्रेणी में जिसे हमें ग्रीन हाउस गैसें का निर्माण होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से ओजोन की परत पतली होती है। तीसरा, कुछ ऐसे संसाधन जो स्पष्ट एक देश के होते हैं परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। जी बाजार में नहीं दिखाई देते हैं। इन संसाधनों में प्रतिबंधीय वर्षावन, अन्य विशेष संरक्षण, आवास और बलवंत प्रजातियां शामिल हैं। हम अगले में इन मुद्दों के बारे में कुछ विश्वव्यापी पहलुओं पर सफल में चर्चा करेंगे। 4 पर्यावरण संबंधी विश्वव्यापी हस्तक्षेप। इस भाग में इन तरीकों की चयन करेंगे कि हम सतत विकास का सहारा लेते थे, पारित तंत्र में बड़ी मात्रा में विघटन न्यूनतम करने से और कल मिलाकर विश्वव्यापी पर्यावरण संबंधी पहल कार्य करने से पर्यावरण की गुणवत्ता कैसे बनाए रख सकते हैं। 1 अप्रैल 2001 भूमंडलीकरण और सतत विकास। पिछले 20 वर्षों में राष्ट्रीय बनाने के लिए रविवार बसों का वास्तविक प्रस्तुत देखा है। यह पारिस्थितिकीय ध्रुवीकरण आर्थिक प्रगति की चल रही प्रक्रियाओं का अपरिहार्य परिणाम है जो केवल विधि अध्यक्षाओं की आपस में होती है अपितु राष्ट्रीय और निजी के बिंदु पर भी लाते हैं, नहीं विश्व की मानवतंत्र प्रणाली के लिए भी संकट है। वर्तमान भूमंडलीकरण तकनीकी और प्रौद्योगिकी द्वारा संदिग्ध वस्तुगत और मालक है। विशाल मात्रा प्राकृतिक परिकर्ता है, अपने आविर्भाव में जीव देशों की लकड़ी और अधिक विद्युत सौभाग्य है। इसे विकास की आर्थिक और रचना को सिरा परिणाम और असमानता का सामना है। इसके साथ साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और कई मामलों में पारिस्थितिकीय विनाश यूनिवर्सिटी उत्पादन और आदत के रूप में पूरे देश में करता है। मुख्य प्रभाव पड़ोसी देशों और शेष विश्व पर ही सस्ती रसोई जैसे ही या एक्सपेडिशनों का विश्व की औरत को नष्ट कर सकता है। मोटर वाहनों का चलाना या असीमित प्रभाव विश्व की जलवायु कर सकता है और भारत में बनाई जैव मिश्रणों का लगातार प्रयोग विश्व के दूर सुदूर क्षेत्रों में मांग और अन्य जीवों के लिए जीवन को संकट में पालने वाला प्रदूषण हो सकता है क्योंकि मिश्रण विश्व की महासागरीय धाराओं और वायुवाहन द्वारा इस क्षेत्र में जाया जाता है। संसाधनों की गलना और हानिकारक पैसों की जितनी वायुवाहन भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हुई है पहले कभी स्पष्ट नहीं था जितना अब है। इससे पहले आवश्यक समझी जितनी अब है कि गति उतनी अधिक कभी इस सॉडल के स्थायी जो इससे एक विश्व में रहना सीखने की एक और विश्व विकास रिपोर्ट 2003 पृष्ठ 104 पर लेख तकनीकी भूस्मीन उपग्रह सर्वेक्षण में 1990 से 2000 के दशक के दौरान 52% वृद्धि की दर से या वर्ष में लाख हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय पार में बनी ट्रॉपिकल ट्रू डिफॉरेस्टेशन का अनुमान लगा जिसका क्षेत्र कम पुर्तगाल का आकार के बराबर है। भूमितियों कोरल रीफ्स जिंक लीचिंग न्यूशन और विनाशकारी मानसिक रहने से नष्ट हो रही है।
A9 से संबद्ध 1998 में विश्वव्यापी आंधी निरंजन की घटना में विश्व की 14% प्रवाल नदियों को नुकसान पहुंचाया। इनमें से आधे की संभवतः सुधार योग्य नहीं रह गए थे। अन्य 32% को अगले 30 में संकटग्रस्त भागा गया है और 11% हो चुके हैं। कुल आबादी पौधों का दोहन उनकी टिकाऊ क्षमता को अधिक करता है या किया जा रहा है। अभियान क्षेत्र की कुल पैदावार से अधिक दी गई है बढ़ गई है। कुछ क्षेत्र जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। अन्य में उत्कृष्ट परंगी मछली से पारितंत्र रचना में परिवर्तन हुआ है। महासागर साल की लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर महासागरीय जलपोषण से खराब किया गया है। संभवतः को दीर्घकालिक क्षति हो सकती है। पिछले कुछ समय से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का दोषी कहा जाता है, परंतु यह धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। स्थानांतरित किसान और छोटे किसान बल के द्वारा या पानी के अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी बल मात्र है। मंडलीकरण की वर्तमान स्थिति है कि पशुपालन और प्लांटेशन तथा वाणिज्य कमर्शियल लैंडिंग मानव सहित नहीं मात्रा में कृषि लैटिन अमेरिका और एशिया में अधिक निर्वनीकरण है। इसलिए अधिकांश उष्णकटिबंधीय निर्वनीकरण के लिए सालिक प्रेरक गरीबी नहीं है कि निर्वनीकरण अपनी आजीविका के लिए वन समुदायों की गरीब सकता है। इसी प्रकार यह प्रचालित मत्स्य ग्रहण का लोप है, जीवनी सामना कर रहा है। बड़ी लाखों परंपरागत महुआओं की बातचीत को में पुष्ट और बिजली है। पर्यावरण का विश्वव्यापी विघटन विभिन्न हानिकारक को बताता है। जिला परिवर्तन पारित दिखाई देता है। वहीं की कर चुके हैं। पारिवारिक क्षति द्वारा उद्यम में संकट समान रूप से गंभीर है, जिसके फलस्वरूप जैव विविधता की क्षति होती है।
में सम्मिलित कीटे और पति की सूचना भावी कृषि औषधीय समापनी सामग्री और सूचना महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए इस समय जीन बैंक साय जीन बैंक कलेक्टेंस में 15% व कर्बसरगम सोलवेंट बाजरे और मकड़ी से महत्वपूर्ण प्रजाति की आनुवंशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी जंगली साबंदी विद्यमान है। शेष लगभग प्रतिशत की क्षति इन फसलों की उन्नत किस्मों पर हो सकता है। यह इस संबंध में सामान्य करार है कि वर्तमान पर्यावरण संबंधी चुनौतियों जैसे परिवर्तन या जैव विविधता की बात ऐसी है इनकी न्यूनीकरण की नयन और तैयार करने और पर्यावरण सहयोग अपेक्षित है। हाल ही का अनुभव है कि विश्वव्यापी करार और उनका प्रवर्तन प्रमुख क्षेत्रों में प्रभावकारी है जहां लागत अपेक्षाकृत कम है और अधिक समृद्धशाली देशों को अधिक लाभ है। संधि को तैयार करने और पर्यावरण नियमों की कई पहलुओं में उनका क्रियान्वयन करना जिनका अधिक लागत और अपेक्षाकृत कम भंगुर तात्कालिक लाभ हो सकता है। विशेष रूप से अधिक विकसित और शक्तिशाली देश बन नहीं हो सकते हैं। अगले भाग में इन विश्वव्यापी पर्यावरण संबंधी समस्याओं के न्यूनीकरण में कुछ पहलों का विवेचन करेंगे। 1 अप्रैल 2003 पर्यावरण संबंधी कुछ पहले। पर्यावरण पर आधुनिक विकास के प्रतिकूल प्रभाव पलटने के लिए विश्वव्यापी सकल पहलों में एक ओजोन परत भी संबंधित है, जो परिणामतः प्रतिक्रिया में गया कैंसर उत्पन्न करने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण बढ़ा रहा है। 1970 के दशक के अंत तक यह स्पष्ट था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्षीण कर रही है। जब 1988 में वियना में ओजोन पसार संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद ओजोन परत पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, इसके तुरंत बाद दक्षिण ध्रुवीय ओजोन जेल पर ग्रामीण उपग्रह प्रतिबंध ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस नील साक्ष्य ने ओजोन क्षीणकारी पदार्थों को प्रयोग में विकसित क्षेत्रों पर बाध्यताएं थोपने के लिए वियना सम्मेलन के फलस्वरूप मॉन्ट्रियल ट्रीटी कोड पर तेजी से कार्य होना शुरू हुआ। जून पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के आकस्मिक प्रभाव के अगले साक्ष्य पर वियना सम्मेलन को प्रभाव के अंदर प्रोटोकॉल प्रारंभ हुआ और 1007 तक 15% तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्तर कम करने पर सहमति हुई। इस प्रोटोकॉल के अधीन विकासशील देशों ने इस छूट अवधि के साथ अनिवार्यताएं स्वीकार की और विकासशील देशों ने उन्हें सहायता देने के लिए $24 करोड़ की न्यास नीति बनाई। परिणाम स्वरूप ओजोनकारी पदार्थ कंसंट्रेशन में पर्याप्त कमी और ओजोन परत की संभावित भूमंडलीय ओजोन परत की समस्या का सामना करना अन्य मानवीय समस्याओं जैसे जलस्तर परिवर्तन और विद्युतीकरण की अपेक्षा अधिक जान है। ओजोन परत पर सहमति पर दिवाली की राजनीतिक अर्थव्यवस्था अनुकूल थी। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक उत्पादन के लिए उत्तरदायी समृद्धशाली औद्योगिक राष्ट्रीय सरकार में थे। इस अलावा ओजोन क्षीणकारी पदार्थों के उत्पादन और पंखी किसी भी अर्थव्यवस्था जैसे ग्रीन हाउस गैस के आसमान का केंद्र नहीं है, जिनका उत्पादन और परिवहन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता। एल नोमा नीला शासन है जिसके विश्व में मौसम से महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। नाम नील को लिए पेरिया महाराजा द्वारा दिया गया था, जो क्रिसमस के इर्द गिर्द प्रति वर्ष प्रकट होते हैं और धीरे धीरे शब्द का प्रयोग बदल गया और यह पंगल अनियमित अति दूर के लिए प्रयोग होने लगा। अल नीनो के दौरान छुपाए केंद्रीय और पश्चिमी प्रशांत में नोट हो जाती है। इससे पूर्वी प्रशांत में अलास्का का तापमान होता है और पश्चिम में तापमान बढ़ता है। उदाहरण के लिए 10-20 और शिक्षण बढ़ती है, जिसमें और यूरोपेटिक क्षेत्र के लिए पोषक समृद्ध समुद्र की आपूर्ति करती है। इसी परिणाम समुद्र के तापमान में वृद्धि हुई और अधिक गिरावट हुई, जिसके पश्चिम में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक नदी सहित विकला का संबंध नक्षत्रीय बिक्री की प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। पेरू में जल जलावन और इकोनोमिया और ऑस्ट्रेलिया में सूत्रों से संबद्ध पूर्व की ओर गर्म जल के बाद वर्षा होती है। अधिक गर्म जल पर बाकी वायुमंडल के संचरण में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय प्रशांत से दूर क्षेत्र में मौसम में परिवर्तन करता है। 1997 से 98 अल नीनो का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। जून 5 महीने की घटना ने एक क्षेत्र को प्रभावित किया। पूर्वी अफ्रीका में भयंकर सूखा और अमानवीय रूप से भारी वर्षा हुई। विश्वव्यापी सामाजिक आर्थिक प्रभाव भिन्न थे। 24,000 से अधिक लोग तेज हवाओं बाढ़ों या तूफानी लहरों से मारे गए, जो भयंकर तूफानी थे। 11 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए और 7 लाख से अधिक लोग आवास यानदार परिवहन और समाज सहित सामाजिक बुनियादी सुविधाएं दुकानों के दौरान नष्ट होने से विस्थापित हुए। प्रत्यक्ष आर्थिक आयोग 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी। खेतों के जल नष्ट होने से बहुत से क्षेत्रों में कृषि उत्पादन घट गई। अन्य क्षेत्रों में किसान और वर्षा के अभाव में सूखे फसलों का अधिक और जब कमी के लंबे दौर हुए। जंगल में आग लगने की घटनाएं घटी और सूखे की अवधियों में बाढ़ और व्यापक हुई। मौसम और वर्षा के विभिन्न मुद्दे के कारण पेड़ की घटनाएं की वजह से संरक्षण हुआ और लागत की को देने पर्यावरण अधिक अनुकूल हुआ। अल नीनो और हमारी
द पीपल्स वर्क मॉर्निंग से सुना चाहिए तापमान और यहाँ की बीमारी महामारी जैसी मलेरिया, डेंगू बुखार, फीवर और यूनिक प्लेग के रोगवाहकों के विकास और फैलाव के लिए अनुकूल हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य राजन 1006 अमेरिका में साधारणतया जैसा कि लिबिया, एस्वीर और एक में 1993 में पश्चिमी की था अपना से जैसा कि कोलंबिया और वेनेजुएला में मलेशिया में सबसे अधिक गंभीर राम की फौला। इसी प्रकार का संबंध 1982 में जर्मनी में वाहासाकी जल गर्म होने, समुद्री शैवाल के प्रसार और दक्षिण अमेरिका में हैजा के प्रकटन के बीच संबंध बताया गया है। लक्षण दोनों बहुत अधिक और बहुत कम में अवस्था का प्रभाव ही संक्रामक रोगों और कई प्रकार की बीमारियों के संवरण में महत्वपूर्ण है। सोनोरास, निकारागुआ और पेरू में 1997 से 96 में हैजा का प्रकोप वर्षण में वृद्धि से जुड़े हुए थे जो वर्षणों से संबद्ध था। विश्व स्वास्थ्य संगठन 906 पाहो 1998 अल-नीनी की तीव्रता मापने के लिए सबसे अधिक व्यापक रूप में क्रेडिट पैमाना सदन ऑसिलेशन इंडेक्स SOI नाम से जाना जाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में कृषि वायुमंडलीय दाब में अंतर पर आधारित है। कई बाधाओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यावरण समस्याओं के न्यूनीकरण के लिए कदम लेने में सबसे आगे रहा है, जिनकी बढ़ने की संभावना है। यदि आर्थिक भूमंडलीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही है। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के बाद आया। संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंटल प्रोग्राम UNEP 1972 में बनाया गया था। इसका कार्य भावी पीढ़ियों में जीवन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए राष्ट्रों और लोगों को प्रेरित करना, शिक्षित तथा समर्थ बनाकर ज्ञान की देखरेख करने में नेतृत्व प्रदान करना और नीतिवादी करना है। परंतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की पहले 1990 के दशक के प्रारंभ तक लगभग 10 वर्ष सक्रिय रही। पृथ्वी के तापमान के बढ़ने, लोकल वार्मिंग के बारे में चिंताएं बढ़ रही थी। विश्व के दबाव में 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र किया गया। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जिसमें देशों से 2000 से 2012 तक 1900 की सभी की तुलना में 5.2% कहा गया। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो विश्व के कुल कार्बन जलावन का 1/4 उत्सर्जन करने के लिए उत्तरदायी है, इस आधार पर क्योटो प्रोटोकॉल की अपपुष्टि करने से स्वीकार कर दिया कि विकासशील देशों को छूट दी गई है। दूसरी ओर विदेशी करने वाले करार करने और उन्हें जो अन्य जो की प्रतिपूर्ति करने के लिए संसाधनों का हस्तांतरण करने की इस दिशा में सकारात्मक कदम है। रियो डी जनेरियो में 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र और UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट 21वीं शताब्दी के लिए ब्लूप्रिंट संरेखा तैयार करने में के बाद है। सतत विकास के लिए आयोग कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 में स्थापित किया गया। यद्यपि विश्वव्यापी पर्यावरण ग्लोबल एनवायरनमेंटल फैसिलिटी 3008 किया गया था, परंतु 1004 इसे रियो डी जेनेरियो के विकास और विस्फोट किया गया। 1000 के दशक के बाद औपचारिकता की विधि पर चिन्ह का माध्यम बनते डेट जारी कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 1982 किया गया और अन्य बालों के अलावा उसने अपनी प्राकृतिक पुनर्स्थापना की और विकासशील देशों के जेनेटिक आनुवंशिक संसाधनों के प्रयोग के लिए भुगतान करने के लिए विश्वव्यापी पर्यावरण भयन से कोशापित करना स्वीकार किया। ओजोन परत पर पहल पर्यावरणीय जैसे जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर कतई बहुत धीमी है। स्पष्ट क्या प्रांत होता है। आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रणाली में तेजी से सम्मिलित हो रहा प्रतीत हो रहा है, परंतु स्थायी नीतियों के हाथ में देखे गए पारिस्थितिकीय फायदा के लिए सशक्तिकृत संस्थागत साधन कम से कम वो कमियां दिखाई देती है। पहला, भूमंडलीय पर्यावरण संबंधी संकट की प्रक्रिया किसी संयुक्त राजनीतिक सहायता के साथ नहीं आती है। इसके फलस्वरूप किसी भी राजनीतिक नेता की यह सुनिश्चित करने में कोई रुचि नहीं होती है कि पूरी परिस्थितियों में लोगों की अधिकतम संख्या के कम में जितने और अधीन व्यवस्था अर्थात समानता न्याय और विकट की सिद्धांत के आधार पर संचालित की जाती है। दूसरा, आर्थिक और पारिस्थितिकीय ध्रुवीकरण की दो प्रक्रियाओं का समाकलन करने की कोई नहीं है, परंतु राष्ट्र ऐसा लगभग से बदलना से बनावटी तरीके में कर रहे हैं। राष्ट्र राज्यों के नीचे आर्थिक भूमंडलीकरण के नियम और नियम बनाने के लिए मिलते हैं। वे अपने अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करने का तरीका अपनाते हैं। जब वे पारिस्थितिकीय भूमंडलीकरण के नियम और नियम बनाने के लिए मिलते हैं, वे ऐसा बनाते हैं जो सुनिश्चित करता है कि अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए या तो कोई लागत नहीं या यदि ऐसा संकट न हो तो दोहराना कम से कम हो।
इन दो कमियों के फलस्वरूप जो नियम और विनियम बन रहे हैं वे साधारण शासन व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित होने के बदले व्यापारिक लेनदेन के सिद्धांतों पर होते हैं। पर्यावरण संबंधी चीजों की छोटे छोटे व्यापारी लेनदेन में बदल गया है, न कि प्रथित और न्यायसंगत भूमंडलीय शासन व्यवस्था प्रणाली की स्थापना है, ताकि व्यापार अपने समाजीय लाभों की परवाह किए बिना व्यापारिक लेनदेन पारस्परिक जान के सिद्धांतों पर बनाए जाते हैं। शासन व्यवस्था की प्रणाली लोकतंत्र न्याय और समानता के सिद्धांतों पर बनाए जाते हैं। समानता का मुद्दा पर्यावरण संबंधी कूटनीति में केवल एक विवाद हो गया है। भूमंडलीय करार के लिए सरकार की आवश्यकता और पर्यावरण सहयोग केवल समाधानों से जो नकली और पारिस्थितिकीय रूप से प्रभावकारी दोनों हो। समानता या निष्पक्षता के बिना यह प्रायः असंभव है कि विश्वव्यापी समस्याओं को दूर करने का कार्य करने की भागीदारी होगी। विषयायामी निश्चितता विशेष रूप से पर्यावरण संबंधी समस्याओं में महत्वपूर्ण है, जिसमें संपत्ति जैसे समानता हाथारों के प्रदूषण या न्यूनीकरण पर विचार किया जाता है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में पर्यावरण संबंधी समस्याओं में जनपद संस्था का गठन किया है, कि इस व्यापार के क्षेत्र में व्यापार संगठन के समान गति नहीं है। मुख्य रूप से सहभागित अनुभव है कि यद्यपि विश्व व्यापार को नियंत्रित करने वाला व्यापार संगठन अधिक मजबूत है, परंतु पर्यावरण संबंधी संस्थाएं रियो सम्मेलन के बाद के वर्षों में कमजोर पड़ गई हैं। विश्व नेताओं को अपनी भूमंडलीय पर्यावरण के लिए एकीकरणकारी व्यापक रूपरेखा तैयार करनी है।